तो गाइज स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑल इंडिया एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ पर। आज हम आपको बताएंगे जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में नई वैकेंसीज निकाली हैं उसके बारे में। ये जो वैकेंसीज है ये बॉम्बे इंजीनियर ग्रुप एंड सेंटर किरकी पुणे में आई है और जो लोग इसके लिए रिक्रूट होंगे भर्ती होंगे उनको पुणे में ही रखा जाएगा। बाकी इसमें सबसे बड़ी बात जानने के लिए ये है कि ऑल इंडिया में से हमारे भारत देश में से कहीं से कोई से भी हो वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है, चाहे कोई महाराष्ट्र से है, चाहे गुजरात से है, पंजाब से, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, गोवा, बेंगलोर, कहीं से भी है वो अप्लाई कर सकता है। बस आपकी क्वालिफिकेशन मैच होनी चाहिए। बाकी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इसमें जो जो बातें मैं आपको बताऊंगा, डिस्कस करेंगे हम, वो सारी बातें ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ली गई हैं। और अगर आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हो तो उसका डाउनलोडिंग लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा, वहां से जाइए और एक क्लिक पर आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। बाकी सारी बातें मैं आपको बता दूंगा, पर आप अगर चेक करना चाहते हैं खुद से तो जाइए और वहां से जाके चेक कीजिए। तो सबसे पहले इसमें टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो है 65 वैकेंसीज आई है। इसमें जो इन्होंने एज लिमिट रखी है वो रखी है 18 कम से कम और 25 ज्यादा से ज्यादा आपकी एज लिमिट रखी गई है। और ये 25 है ना, ये जनरल या इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन वालों के लिए है। बाकी जो अदर कैटेगरी होगी ना उनको जैसे छूट मिलती है वैसे मिलेगी। ये जो 65 वैकेंसी है ये कुल मिला के कुक की, बार्बर की, शॉपकीपर की, एमटीएस या कुछ जो अदर वैकेंसीज आई है एमटीएस में, उन सबको मिला के 65 वैकेंसीज बनती है। इनके लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है, कुछ के लिए 10th और कुछ के लिए +2। ये जो वैकेंसी है आपको ऑफलाइन वे से अप्लाई करनी होगी और इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा ना, जब आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करोगे तो सबसे अंत में आपको उसका एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। कहां सेंड करना है, कैसे सेंड करना है, सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। और एक वीडियो और लेके आऊंगा जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है। सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, बस आप हमारे साथ बने रहिए अंत तक। इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी कम से कम सैलरी होगी 19,900 रुपया प्लस अदर अलाउंसेस मिलेंगे। इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी वो होगी 19,900 रुपया प्लस अदर अलाउंस, भत्ता भी मिलेगा इसमें। ये जो 19,900 रुपया है ये जो आपकी सैलरी है बेसिक सैलरी है। इसमें जब अलाउंस लगेंगी प्लस ग्रेड पे लगेगी तो ये बढ़ के कम से कम 25 से 30,000 रुपया हो जाएगी। इसके लिए इन्होंने जो लास्ट डेट रखी है वो रखी है 21 जनवरी 2022। मैं आपको एक बात बता दूं कि इन्होंने बोला है कि जब इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया था रिक्रूटमेंट के लिए तो उसके 21 दिन तक इसकी लास्ट डेट मानी गई। मतलब जिन लोगों ने अपना फॉर्म सबमिट करना है ऑफलाइन वे से, तो हिसाब लगाकर देखा जाए तो 21 तारीख अगर अपना वो फॉर्म इनको भेज देंगे, सबमिट कर देंगे 21 तारीख तक, तो उनका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा। 21 तारीख के बाद कोई गारंटी नहीं है कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा। तो आपने एक बार दिमाग में मानना है कि आपने अपना फॉर्म 21 तारीख तक, 21 जनवरी तक इनके पास पहुंचता करना है। बाकी जो सारी बातें हम आगे डिस्कस करेंगे। इस स्लाइड में बताया गया है कि जो पोस्ट का नाम है, इसके लिए एज लिमिट और एसेंशियल क्वालिफिकेशन प्लस आपकी जो टोटल वैकेंसीज हैं वो आपको खुद से चेक करनी पड़ेगी। आप वीडियो को पॉज करके चेक करते रहिए कि आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसमें कितनी कितनी वैकेंसीज आई हैं। सबसे जो पहली वैकेंसी है वो है स्टोर कीपर की। इसके लिए जो आपको तनख्वाह मिलेगी वो मिलेगी 19,900 रुपया और 18 कम से कम और 25 ज्यादा से ज्यादा आपकी एज होनी चाहिए। इसमें जो इन्होंने क्वालिफिकेशन रखी है एसेंशियल क्वालिफिकेशन, इसमें बोला है कि आपके पास हाई सेकेंडरी मतलब कि +2 पास का एक सर्टिफिकेट हो। और इसमें इन्होंने एक बात बोली है डिजायरेबल एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए 1 साल का। अब डिजायरेबल का क्या मतलब है? डिजायरेबल का ये मतलब है कि जिन लोगों के पास एक्सपीरियंस होगा जैसे 1 साल का, तो वो उनको प्रेफरेंस पहले दी जाएगी। एज एग्जांपल समझाता हूं, मान लो कि ए और बी दो जने हैं, एक के पास एक्सपीरियंस है 1 साल का या 1 से ज्यादा का और दूसरे के पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। तो उसका ये मतलब नहीं है कि जो बी आदमी है जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता। नहीं, वो अप्लाई कर सकता है, पर जब ये दोनों पास करके सेम नंबर लेंगे तो जो रिक्रूटमेंट होगी वो ए को मिलेगी, क्योंकि इसके पास एक्सपीरियंस है जो उन्होंने बोला है डिजायरेबल है, प्रेफरेबल है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो अप्लाई नहीं कर सकता। नहीं, आप अप्लाई तो कर सकते हो बिना एक्सपीरियंस के, पर जब फाइनल सिलेक्शन होगी ना तो जो एक्सपीरियंस वाले होंगे उनको पहल मिलेगी। तो ध्यान में रखिएगा। और बाकी जो इसका एक्सपीरियंस होगा ना वो पूरा का पूरा रिटर्न में होना चाहिए, पूरा का पूरा रिटर्न में, जिस पर आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपका काम टाइम, कब से लेकर कब तक आपने काम किया, जिस इंस्टीट्यूशन से आप लेंगे उसके पूरे, उसका पूरा कहते हैं ना कि एक डाटा होना चाहिए उस पर, उसके साइन, मोहर वगैरह सब कुछ होना चाहिए, तब वो माना
जाएगा, वरना वो माना नहीं जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपको भी रिजेक्शन मिलेगी अगर आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी इनको। अब मैं आपको आगे बताता हूँ डिजायरेबल में क्या क्या मांगा गया है +2 के साथ। एक तो उन्होंने बोला है कि मिनिमम आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। दूसरा इन्होंने बोला है कि आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए MS वर्ड की, प्लस आपके पास जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है कि आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, सर्टिफिकेट कोर्स स्टोर कीपर का या स्टोर मैनेजमेंट का, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ये जो सर्टिफिकेट वाली बात है ना, ये जरूरी है, अगर आपके पास नहीं है तो शायद आपको आगे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसमें इन्होंने बोला है सबसे पहले आपके पास +2 का सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्लस डिजायरेबल प्रेफरेंस में वो लोग आएंगे जिनके पास कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होगा, प्लस उनके पास कंप्यूटर की नॉलेज होगी, MS वर्ड की नॉलेज, और उनके पास सर्टिफिकेट कोर्स होगा स्टोर कीपर या स्टोर मैनेजमेंट का, उनको फर्स्ट प्रेफरेंस में रखा जाएगा। दूसरी जो वैकेंसी है वो है सिविलियन ट्रेड इंस्ट्रक्टर की। इसके लिए वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने ITI की है। ITI किन सब्जेक्ट में? इनमें से कोई सी भी ट्रेड हो, जिसमें सबसे पहली ट्रेड है रेजिमेंटल सर्वेयर टेक्निकल की, या इलेक्ट्रिशियन की, या फिटर की, इंजीनियर आर्टिफिशियर की, वेल्डर की, आर्टिशियन की, आर्टिशियन मेटलर्जी की, आर्टिशियन वुडन वर्क की, या पेंटर एंड डेकोरेटर की। अगर आपने इनमें से किसी की भी ITI की है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, वरना आप अप्लाई नहीं कर सकते, स्पेशली इस वैकेंसी के लिए। और इसमें इन्होंने बोला है कि आपके पास 10वीं का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ITI होनी चाहिए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से, ये ITI की फुल फॉर्म है। बाद में आपसे एक स्किल टेस्ट करवा के देखा जाएगा। आपके लिए जो एज रखी है वो सबके लिए सेम है, कम से कम 18, ज्यादा से ज्यादा 25 साल, सबकी एज सेम है। एज के रिगार्डिंग किसी में कोई चेंजेस नहीं है। बाकी आपकी जो तनख्वाह होगी ना वो 19,900 कम से कम तनख्वाह होगी, अलाउंस अलग से मिलेगा। ये 19,900 रुपया बेसिक पे है, ये हर हाल आपकी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तीसरी वैकेंसी है कुक की वैकेंसी। एज सेम है 18 से 25, तनख्वाह भी सेम है 19,900 रुपया, पर क्वालिफिकेशन में डिफरेंस ये है कि अगर आपने 10वीं पास कर रखी है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, प्लस आपको जो इंडियन कुकिंग के बारे में पूरी की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। हो सकता है कि बाद में आपसे एज अ स्किल टेस्ट आपसे परफॉर्म करवा के देखा जाए। चौथी वैकेंसी है लेस्कार की वैकेंसी। 18 से 25 इसकी एज है, 18,000 रुपया आपकी तनख्वाह होगी बेसिक पे। इसमें आपके पास 10वीं का सर्टिफिकेट है तो आप अप्लाई कर सकते हो, पर डिजायरेबल वो लोग होंगे जिनके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होगा लेस्कार ट्रेड का। पांचवी वैकेंसी है MTS की मल्टी टास्किंग स्टाफ, जिसमें सबसे पहले आगे मैसेंजर जो एक जगह से दूसरी जगह मैसेज लेके जाएंगे। एज लिमिट बिल्कुल सेम है, 18 से 25, 18,000 कम से कम आपकी तनख्वाह होगी। अगर आप 10वीं पास हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। डिजायरेबल वो लोग होंगे जिन्होंने पहले ये काम किया है और उनके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है, वो पहली प्रेफरेंस में आएंगे। उसके बाद 6th है MTS की वैकेंसी जो वॉचमैन की वैकेंसी है। एज लिमिट सेम होगी 18 से 25, 18,000 आपकी तनख्वाह होगी कम से कम। डिजायरेबल वो लोग होंगे जिनके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होगा एज अ वॉचमैन। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तब भी आप अप्लाई तो कर दोगे, पर जब आपका कंपैरिजन एक्सपीरियंस वाले के साथ होगा तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा और इसको रख लिया जाएगा एक्सपीरियंस वाले को। जितना एक्सपीरियंस ज्यादा होगा उतना अच्छा होगा। 7वीं वैकेंसी है MTS की जो गार्डनर की वैकेंसी है। इसमें भी जो 10वीं पास है वो अप्लाई कर सकते हैं, पर जिनके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होगा रिटन में वो इसके लिए फर्स्ट प्रेफरेंस में आएंगे। जितना ज्यादा होगा एक्सपीरियंस उतना अच्छा होगा। 18 से 25 कम से कम आपकी एज इसमें होनी चाहिए और 18,000 आपकी तनख्वाह होगी। MTS सफाई वाला होगा, उसके लिए भी आप 10वीं पास हो तो अप्लाई कर सकते हो। जिनके पास पहले से कोई एक्सपीरियंस है 1 साल का तो वो इसके लिए फर्स्ट प्रेफरेंस में आएंगे। 18 कम से कम 25 ज्यादा से ज्यादा आपकी जो एज होनी चाहिए, 18,000 आपकी तनख्वाह होगी। जो MTS वॉशरमैन की वैकेंसी है उसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो है 10वीं। अगर आप 10वीं पास हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। कोई भी आपके पास डिजायरेबल एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, आपका पेपर होगा बस। अगर आप उसमें मेरिट ले जाओगे तो आपको रिक्रूट कर लिया जाएगा। बाकी आपसे जो मिलिट्री या सिविलियन के वहां के कपड़े होंगे वो आपने धोने होंगे, प्लस आपने आयरन इस्त्री करने होंगे। 10वीं जो वैकेंसी है वो है बार्बर की, नाई की, जो हमारे बाल काटते हैं। इसमें भी जो 10वीं पास है मेट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट है वो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, पर फर्स्ट प्रेफरेंस में वो लोग आएंगे जिनके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होगा रिटन में। एज सबके लिए सेम होगी, कम से कम 18, ज्यादा से ज्यादा 25। तनख्वाह आपकी 18,000 होगी बार्बर की, 18,000 होगी वॉशरमैन की। बाकी आप
आप चेक कर लेना कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और उसमें कितनी कितनी वैकेंसीज आई हैं। अब जो डॉक्यूमेंट आपने सेंड करने हैं उसमें सबसे पहला है 10वीं का सर्टिफिकेट, मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट। जो लोग +2 के बिहाफ पर अप्लाई करेंगे ना, उन्होंने भी 10th का सर्टिफिकेट साथ लगा के तोड़ना है। क्यों? क्योंकि जो 10th के सर्टिफिकेट पर आपकी डेट ऑफ बर्थ दी गई है वही वैलिड मानी जाएगी, वही असली मानी जाएगी। उसी के बिहाफ पर तय होगा कि आपकी एज पोस्ट के रिगार्डिंग आती है या नहीं। दूसरा है +2 का सर्टिफिकेट। जो लोग +2 के बिहाफ पर अप्लाई कर रहे हैं वो अपना सर्टिफिकेट ना लगा के तोड़ें। तीसरा है ITI का। जिन लोगों ने ITI के बिहाफ पर अप्लाई किया है इंस्ट्रक्टर के लिए, वो लोग अपना सर्टिफिकेट साथ लगा के तोड़े। उनके पास उनका रिजल्ट होना चाहिए, पास का रिजल्ट। अब एक कंडीशन सुन लो, मान लो कोई आदमी है जिसने ITI कर ली, उसके पास है पर उसके पास असली सर्टिफिकेट, ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है, तो वो क्या करेगा? तो वो एक काम करेगा, वो जो आपका रिजल्ट होगा ऑफिशियल वेबसाइट पर डाला होगा उसका एक प्रिंट आउट निकालेगा और जिस ऑर्गेनाइजेशन से, जिस इंस्टीट्यूशन से आपने अपनी ITI की है ना, वहां पर जो आपका MD होगा, प्रिंसिपल होगा, उसके साइन करा ले, प्लस आपकी जो ITI होगी उसका मोहर लगवा ले। तो वो जो आपका प्रिंट आउट होगा वो एज अ सर्टिफिकेट एक बार यूज किया जा सकता है, बस एक बार। इससे पता लग जाएगा कि आपने ITI पास कर रखी है। बस उस पे ऊपर आपके नंबर आने चाहिए भी, आपने कितने नंबर हासिल किए हैं, कितने से हासिल किए हैं और उसकी परसेंटेज क्या है। बस ये बात कर लेना तो आप भी इसके लिए अप्लाई कर लोगे, अगर पास हो पर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है। बाकी अगर आपके पास कोई और डिप्लोमा है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, कोई कोर्स है या कोई हायर क्वालिफिकेशन है तो साथ लगा के तोड़ दो सेल्फ अटेस्टेड करके। ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों के दोनों जरूरी हैं। सारी की सारी वैकेंसी के लिए आप किसी भी के लिए अप्लाई करो, आधार कार्ड प्लस पैन कार्ड आपने साथ लगा के तोड़ना है। आगे इन्होंने बोला है कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कोई है तो ठीक है, वरना नहीं, कोई बात नहीं। क्योंकि किसी भी वैकेंसी में कंपलसरी नहीं बोला गया है कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, उन्होंने बोला है डिजायरेबल, मतलब जो लोग एक्सपीरियंस वाले होंगे उनको हम प्रेफरेंस देंगे। कास्ट का सर्टिफिकेट, अगर किसी कास्ट से अप्लाई कर रहे हो तो आप अपना सर्टिफिकेट अटेस्ट करके ना लगा के भेजो। जो H वाली लाइन है इसमें इन्होंने बोला है कि जो लोग OBC कैटेगरी से नॉन क्रीमी लेयर में आएंगे उनको सारी की सारी बेनिफिट मिलेगी, क्योंकि क्रीमी लेयर वालों को कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता। भले वो OBC कैटेगरी में आएंगे पर उनको बेनिफिट तो नहीं मिलता। बाकी अगर आपको OBC और BC के बारे में प्लस क्रीमी या नॉन क्रीमी के बारे में, जो इस कैटेगरी में आते हैं उनके बारे में नहीं पता, तो आपको तो उसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बना रखी है, एक पूरा लेक्चर तैयार किया है 6 से 5 मिनट का। आप वहां पर जाओ, चेक कर लो, आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। प्लस उसका जो लिंक होगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लस जो इसके ऊपर आई सेक्शन का बटन है ना, उस पर भी आपको वो लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा मैं, जाओ और चेक कर लेना। इन्होंने बोला है कि इसमें कि जो लोग OBC कैटेगरी नॉन क्रीमी लेयर में आएंगे, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंटर की तरफ से अप्रूव्ड होंगे, वही लोग OBC कैटेगरी के लिए अप्लाई कर देना, क्योंकि उनको बेनिफिट मिल जाएगा एज के रिगार्डिंग। बाकी अगर है आपके पास क्रीमी लेयर में भी है तब भी आप अप्लाई कर दो। नहीं पता क्रीमी नॉन क्रीमी के बारे में, BC और OBC के बारे में, तो जाओ चेक कर लो। बाकी जो लोग इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए अप्लाई करेंगे वो सर्टिफिकेट साथ लगा के तोड़े। PWD वाले जो अपने होंगे वो सर्टिफिकेट साथ लगा के तोड़े। एक्स सर्विसमैन वाले अपना सर्टिफिकेट साथ लगा के तोड़े। जो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होगा आपका, जो NOC वगैरह होगी, जो प्रेजेंट एम्प्लॉय होंगे वो साथ लगा के तोड़े। अगर कोई भी वुमन जो विडो है या डिवोर्सी है वो अपने जो सर्टिफिकेट या जो भी कोई इनको डॉक्यूमेंट मिले होंगे वो साथ लगा के तोड़ दें। बस जो भी कोई विडो होगी या कोई डिवोर्सी होगी उसकी अभी तक मैरिज नहीं होनी चाहिए, मतलब कि अभी भी वो डिवोर्सी हो या विडो हो तो वो इसके लिए जो कोटा मिलेगा इनको उसमें बेनिफिट ले सकती हैं, पर जब तक उनकी मैरिज नहीं हुई। और एक बात जरूरी ये जान लो कि आपने जो भी इन्वेल्प मेन होगी जिसमें आपने सर्टिफिकेट सारे एप्लीकेशन के साथ लगा के तोड़ने हैं, उसके अंदर भी आपने 2 इन्वेल्प डालने हैं। इससे छोटे होंगे जिसके ऊपर आपने 22 रुपए की पोस्टल स्टैंप लगानी है, दोनों के ऊपर, 22 की एक के ऊपर, 22 की 2 के ऊपर। और उसके अंदर आपने अपनी पासपोर्ट साइज सेल्फ अटेस्टेड फोटो डालनी है। बताऊंगा कितनी आगे। जो आपका एडमिट कार्ड होगा ना वो इनके जरिए ही आएगा, जो आपने इनवेल्प इसके अंदर डाले होंगे उसके ऊपर अपना एड्रेस लिखा होगा, इसके जरिए ही आपको आपका एडमिट कार्ड मिल जाएगा। बाकी जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना है वो A4 साइज पर ही होना चाहिए। एज लिमिट के रिगार्डिंग मैंने आपको बताया 18 कम से कम 25 ज्यादा से ज्यादा। जो SC वाले होंगे, OBC वाले होंगे, ST वाले होंगे या अदर कोई कैटेगरी होगी जैसे एक्स सर्विसमैन वाले होंगे, उनको जो एज के रिगार्डिंग बेनिफिट मिलता है वो मिल जाएगा। अब एक बात जरूर जान लो इसके बारे में, ये जाननी आपके लिए बहुत जरूरी है। इस 4th पॉइंट में इन्होंने बोला है कि मान लो जब एप्लीकेशन आने लग जाएंगी तो वो क्या होता है ना, कई बार तो मान लो कि 2000
10,000, 20,000, 15,000 एक मैनेजेबल काउंटिंग तक एक मैनेजेबल डाटा इनके पास आएगा तब तो ठीक है। सबके सबको जो लोग अप्लाई करेंगे सबके सब लोगों को ये एडमिट कार्ड सेंड कर देंगे, ठीक है। पर अब ये मान लो कि इनके पास डाटा आ गया, एप्लीकेशन मान लो 2-2.5 लाख 3 लाख आ गए या इतने ज्यादा आ गए जिनको ये मैनेज नहीं कर पा रहे, क्योंकि जो आपका पेपर होगा ना वो पुणे में ही होगा, पुणे के बाहर नहीं होगा। और हो सकता है कि आपका पेपर इनकी जो किर्की का सेंटर है इसमें हो, तो वो इसी के हिसाब से जो एप्लीकेशन होंगी वो एक्सेप्ट करेंगे। अब 2-2.5 लाख आ गई, लाख आ गई, 1.5 लाख आ गई, तो इतनी एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि इतने लोगों का पेपर एक जगह पर नहीं लिया जा सकता। तो वो क्या करेंगे, तो वो जो भी आपकी मेन क्वालिफिकेशन होगी, मान लो जिन्होंने 10वीं के बिहाफ पर अप्लाई किया है, तो वो सबका जो 10वीं के नंबर होंगे उसी के बिहाफ पर अपने टॉप कैंडिडेट निकालेंगे। मान लो 20,000 का पेपर इन्होंने लेना है, तो वो क्या करेंगे, जो 10वीं के सर्टिफिकेट पर जो पहले 20,000 लोग होंगे टॉप पर आएंगे मेरिट पर, उनको ही अपना एडमिट कार्ड भेजेंगे। बाकी जो 20,000 के नीचे रह जाएंगे उनके नंबर, तो वो उनको एडमिट कार्ड नहीं भेजेंगे। एज इट इज जो +2 वाले होंगे उनका भी यही होगा। मान लो कि 10,000 इन्होंने बोला कि हम 10,000 लोगों का पेपर लेंगे +2 के बिहाफ पर, तो जो लोग पहले +2 में नंबर लिए होंगे उनसे मेरिट उठाई जाएगी और जो वो लोग मेरिट में आएंगे उनको ही आगे एडमिट कार्ड भेजा जाएगा। समझे? ज्यादा अगर एप्लीकेशन आएंगी तो रिटन टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड उनको भेजा जाएगा जो सबसे ऊपर मेरिट लिस्ट में आएंगे। 10वीं वाले 10वीं के नंबर के हिसाब पर, +2 वाले +2 के नंबर के हिसाब पर मान लो इन्होंने 20,000 कैंडिडेट बोले, अभी हमने 20,000 का पेपर इस जगह पर लेना है, तो 20,000 हुए, 19,000 जैसे कम भी हुए, तो जो लोग भी इसके लिए एप्लीकेशन सेंड करेंगे उन सबका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगा और सबको रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। 5वीं में इन्होंने बोला है एग्जामिनेशन स्कीम के बारे में कि आपका एक रिटन टेस्ट होगा। जो लोग 10th के बिहाफ पर अप्लाई करेंगे उनका 10th के नंबर पर आएगा, जो +2 वाले होंगे +2 के बिहाफ पर, जो ITI वाले होंगे उनकी ट्रेड के बिहाफ पर उनको पेपर कंडक्ट करना होगा, मतलब पेपर उनको देना होगा। जो लोग इसमें मेरिट लेंगे उनको आगे स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा और फाइनली उनको मेरिट लिस्ट में भी उनको डाला जाएगा। जॉब उनको मिलेगी जो पेपर प्लस स्किल टेस्ट को पास करेंगे, प्रैक्टिकल टेस्ट को पास करेंगे। और जो आपका रिटन टेस्ट होगा ना वो या तो इंग्लिश में या तो हिंदी में होगा, आपकी मर्जी होगी, आप पेपर चाहे हिंदी में दो चाहे इंग्लिश में दो। बस तीसरी कोई भी आपको लैंग्वेज नहीं मिलेगी हिंदी और इंग्लिश के अलावा। बाकी जो आपका रिटन का मतलब ये नहीं है कि आपको लिखते हुए पेपर देना होगा, नहीं। इसका मतलब है कि आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके नीचे 4 आपको आंसर दिए जाएंगे, चारों में से एक सही होगा और आपने क्लिक करना है, मतलब आपने उसको टिक करना है। लास्ट डेट के बारे में इन्होंने बोला है कि जिस डेट को इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया था उसके अगले 21 दिन के अंदर आपने अपने एप्लीकेशन को सेंड करना है। चाहे तो बाय रजिस्ट्री स्पीड पोस्ट कीजिए चाहे ऑर्डिनरी पोस्ट कीजिए, वैसे स्पीड पोस्ट कीजिए, 3 से 4 दिन में पहुंच जाएगा। और मैंने हिसाब लगा के देखा है, अगर आप 21 तारीख तक 21 जनवरी तक आप अपना फॉर्म इनके पास पहुंचता कर दोगे तो आपका फॉर्म 101% एक्सेप्ट होगा। अब अगली बात इन्होंने बोली है कि जब आप इसके लिए अप्लाई करोगे जो आपका मेन इनवेल्प होगा, सबसे मेन इनवेल्प, ठीक है ना, उसके ऊपर आपने क्या लिखना है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, और प्लस उसके बाद लगाना एंड कैटेगरी, जिस जनरल OBC BC कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हो उसके बारे में लिखकर आपने सेंड कर देना है। किस पते पर? आपने इस पते पर सेंड करना है, ये पूरा पता, ठीक है ना। बाकी कोई बात नहीं, घबराइएगा मत, मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ। आपको बताऊंगा कि आपने सारा एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है और कहां पर क्या लिखकर आपने सेंड करना है। बाकी जो 2 इनवेल्प होंगे उसके ऊपर भी आपने ये सारा कुछ लिखना है, आपने अपना एड्रेस भी लिखना है, 22 रुपए की स्टैंप लगाकर दोनों के दोनों पर डाल देना है। 8वीं बात, मैंने आपको बोला था कि आपका जो पेपर होगा इनके हेडक्वार्टर में होगा। हेडक्वार्टर कौन सा? किर्की पुणे में होगा। इसका जो सेल लेटर होगा वो आपको भेज दिया जाएगा, जिसमें एक तो रिटन टेस्ट का होगा, एक स्किल या प्रैक्टिकल टेस्ट का होगा। इसीलिए इन्होंने 2 इनवेल्प बोले हैं कि आपने इसके अंदर डाल के सेंड करने हैं। ये थी वो सारी बातें जिनका आपने ध्यान रखना है पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। मैं चाहता हूं कि जो लोग भी 10वीं कर चुके हैं वो इसके लिए अप्लाई करें, क्योंकि इसके लिए कोई भी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट तो है नहीं, सिंपली एक रिटन टेस्ट होगा, एक स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट भी कोई डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल स्किल टेस्ट होता है। प्रैक्टिकल टेस्ट बिल्कुल सिंपल होता है, आप आसानी से इसको निकाल लोगे। बस हिम्मत रखना। अगर आपने मान लो कोई तैयारी नहीं की है तो तैयारी को शुरू कर दो, क्योंकि 10वीं के बिहाफ पर और +2 के बिहाफ पर कोई ज्यादा मुश्किल पेपर नहीं आता। पेपर में ज्यादा से ज्यादा क्या आएगा, एक तो इंग्लिश के बारे में, एक हिंदी के बारे में, सिंपल मैथ होगा,
रीजनिंग होगा और बाकी जीके के कुछ क्वेश्चन होंगे। और प्लस जहां पर कंप्यूटर मांगा गया है वहां पर कंप्यूटर के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ध्यान से तैयारी कीजिएगा और इसके लिए अप्लाई कर दो, क्योंकि बहुत अच्छी आपकी तनख्वाह होगी। अभी तो 19,900 कम लग रही है, पर जब लगोगे ना तो ये बढ़ेगी एक बार लगते ही। उसके बाद ये लगातार हर साल बढ़ती जाती है, क्योंकि जो ग्रेड पे होती है ना, इसके साथ ग्रेड पे मिलती है। ग्रेड पे आपको हर साल मिलती रहती है, प्लस उसके साथ और भी अलाउंस भत्ते जुड़ते रहते हैं, इसलिए आपकी तनख्वाह बहुत हो जाएगी। बाकी आपको कोई बात समझ ना लगी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में आओ और हमसे पूछो, उसका जल्दी से जल्दी मैं आपको आंसर दूंगा। बाकी इसके अलावा अगर आपको हमारा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और सबसे बड़ी रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज 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 सब्सक्राइब कर दो, इसी तरह से आपको हर नोटिफिकेशन की डिटेल मिलती रहेगी। और इसी के साथ लेक्चर पूरा हुआ। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।